स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बड़ी खबर बता रही हैं जो शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। तो कल से शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू हो रही है। एक बड़ी खबर है, 36,590 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो न्यूज 18 ने पहले ही आपको बताया था कि जो बचे हुए शिक्षक हैं उनको दिसंबर के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो अब इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नियुक्ति पत्र बांटेंगे और जो बाकी जिले हैं जहां-जहां से शिक्षक हैं, जहां-जहां से अभ्यर्थी हैं, वहां के प्रभारी मंत्री शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। तो 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। तो 5 दिसंबर से शुरुआत होगी और उससे पहले काउंसलिंग अब शुरू हो रही है। तो ये बड़ी खबर है। तो अगर शिक्षक भर्ती की बात करें तो कई अदालतों के चक्कर ये पूरा मामला लगाता रहा और जो तरह शिक्षक थे उससे पहले कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और जो बाकी बचे हुए शिक्षक थे और उनको 5 तारीख से नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो गोरखपुर से शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो यहाँ गोरखपुर में मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देंगे। तो जो बाकी राज्य के अन्य जिले हैं वहां के जो भी प्रभारी मंत्री हैं वो वहां के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर है जिसकी काउंसलिंग कल से शुरू हो रही है। तो दिसंबर के पहले सप्ताह में ये खबर हमने आपको पहले बताई थी कि बाकी बचे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो अब प्रक्रिया इसकी शुरू हो रही है। कल यानी कि 2 तारीख से काउंसलिंग हो रही है और फिर 5 तारीख से नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं राज्य में हो रहे एमएलसी चुनाव की। तो सुबह 8 बजे से एमएलसी चुनाव के लिए मतदान चल रहा है और 5 घंटे लगभग बीत चुके हैं। स्नातक और शिक्षक की 11 सीटों के लिए आज शाम 5 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। तो इसके लिए राज्य भर में 46 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 116 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इसके अलावा क्योंकि कोरोना काल है तो उसके लेकर भी यहाँ प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। चाहे थर्मल स्क्रीनिंग की बात करें, सैनिटाइजेशन की बात करें, मास्क के उपयोग की बात करें, तो सभी मापदंडों को यहाँ पर अपनाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हर बूथ में नजर आ रहा है। तो शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो हर जिले से खबरें लगातार मिल रही है जहां पर कोविड प्रोटोकॉल के बीच मतदान हो रहा है और 6 तस्वीरें आपको एमएलसी चुनाव की हम दिखा रहे हैं जहां पर लोग मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। तो सुरक्षा का इंतजाम तो है ही, लेकिन देखिए उससे पहले यहाँ सैनिटाइज भी जो भी पोलिंग सेंटर्स हैं वहां सैनिटाइजेशन का काम हुआ है। लोगों को भी जब वहां प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। मास्क के बिना प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत सारे ये पैरामीटर हैं जिसको अपनाया जा रहा है। तो सुरक्षा तो खैर रहती ही है। तो कोरोना काल है तो इसलिए जो कोरोना के नियम है उनका भी पालन लोगों से करवाया जा रहा है। तो ये आगरा, इटावा, मेरठ, बुलंदशहर, सीतापुर और सोनभद्र, इन 6 इलाकों की तस्वीरें आप देखिए एमएलसी चुनाव को लेकर, जहां दिग्गज पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। तो सुबह 8 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है तो उसमें अलग अलग जगह पर वोट डाले गए हैं और इटावा की तस्वीर आपको नजर आ रहे हैं। दिग्गज नेता और बाकी जगह भी आम खास हर कोई वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है। तो आगरा, इटावा, मेरठ, बुलंदशहर, सीतापुर और सोनभद्र, इन 6 जगह से तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही हर पोलिंग बूथ पर किए गए थे। इसके अलावा कोरोना को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। और हमारे सहयोगी लखनऊ और गोरखपुर से जुड़ गए हैं। लखनऊ से मोहम्मद शबाब जुड़े हैं जबकि रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। तो शबाब, सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे। तो किस तरह से यहाँ पर मतदान चल रहा है और कितना रोचक ये चुनाव है? देखिए, चुनाव बेहद ख़ास है चूँकि एमएलसी का ये चुनाव है और 12 बजे तक के चुनाव आयोग ने मतदान का प्रतिशत जो है वो जारी किया है, जिसमें 20.36% मतदान जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर हुआ है। और एक बात साफ तौर से समझनी होगी कि इन चुनावों में अब राजनीतिक दखल भी साफ तौर से देखने को मिलता है। तो ये जो चुनाव जो पहले कभी जो है वो गैर राजनीतिक कहे जाते थे, वो अब सीधे तौर पर राजनीतिक संरक्षण के जो है वो कहे जा सकते हैं। फिलहाल सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही है और शाम को 5 बजे तक मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। स्नातक के लिए तकरीबन 12 लाख के आसपास मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लखनऊ की
2 सीटें हैं खंड स्नातक और खंड शिक्षक। इसके अलावा वाराणसी की भी 2 सीटें हैं खंड स्नातक और खंड शिक्षक, आगरा में भी 2 हैं। इसी तरीके से कई मंडलों में शिक्षक और खंड की और स्नातक खंड की अलग अलग सीटें हैं। टोटल 11 सीटों पर यह पोलिंग हो रही है। तो सीधे तौर पर 5 बजे तक की पोलिंग का इंतजार है। इसके बाद परसों मतगणना होगी और इंतजार करना होगा कि किस तरीके से पोलिंग परसेंटेज रहता है। लेकिन ये बात यकीन मानिए कि 2022 से पहले इन एमएलसी चुनावों में भी राजनीतिक हस्तक्षेप ये बात बताता है कि अपर सदन में भी अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए राजनीतिक पार्टियां किस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा शबाब आपने। आप गैर राजनीतिक तो कह ही नहीं सकते, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से राजनीतिक दलों से चुनाव संचालित हो रहे हैं। गोरखपुर का रुख करेंगे तो रामगोपाल, यहाँ पर किस तरह से आप देख रहे हैं? मतदाताओं का उत्साह भी है, इसके अलावा क्या कुछ तैयारी है और साथ में कोरोना को लेकर क्या सावधानियां हैं? अगर गोरखपुर की हम बात करें तो गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन के लिए यहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं और ये 17 जिलों में आज गोरखपुर फैजाबाद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसमें करीब 40,000 मतदाता हैं। तैयारियों की बात करें तो सुबह के वक्त जो है थोड़ी मतदान प्रतिशत बड़ी धीमी रही, लेकिन 11 बजे के बाद मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं और उसके बाद वो वोट डाल रहे हैं। चूंकि गोरखपुर में सिर्फ 6,000 मतदाता हैं और हर ब्लॉक में एक मतदान केंद्र बना हुआ है, तो इस कारण लोग आराम से आ रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि अगर हम सियासत की बात करें तो इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी खूब जोर शोर से तैयारी कर रही थी कि वो शिक्षक निर्वाचन का चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया, प्रत्याशी घोषित करने की बात आई, तो वो प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई शिक्षक निर्वाचन में। यानी कि इस बार जितने भी भाजपा के भी लोग लड़ रहे हैं वो सब निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही इस बार शर्मा गुट जो मौजूदा एमएलसी भी है, निर्वातमान एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी है, उनकी भी सियासी किस्मत आज बंद हो जाएगी और उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। वहीं जो वित्त विहीन है, वित्त विहीन शिक्षकों का एक बहुत बड़ी मांग है कि उनको रेगुलर किया जाए, उनका जो पैसा है वो एक समान तय किया जाए। उसको लेकर अजय सिंह भी लगातार यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनसे भी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश यादव यहाँ चुनावी मैदान में है और इसी तरीके से दर्जा प्राप्त मंत्री हैं विभ्राट चंद्र कौशिक, वो भी यहाँ पे चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर जो सियासत है वो सियासत चरम पे है। भले ही ये शिक्षकों का चुनाव हो, अंदरूनी चुनाव हो, लेकिन वहाँ पे भी जम के सियासत देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल। और वाराणसी का हाल ले लेते हैं रवि से। तो रवि, यहाँ किस तरह का मतदान और किस तरह की लड़ाई है? मतदान का जो यहाँ पर उत्साह है वो साफ देखा जा रहा है। सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है खंड स्नातक और शिक्षक क्या वोटिंग के लिए। और आप देख सकते हैं कि लोग अब सुबह के बाद दोपहर में जो मतदाता हैं वो यहाँ पर आकर वोट देना शुरू कर चुके हैं और धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो वहाँ यही जो कोरोना को लेकर के जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो सावधानियाँ हैं उसको भी बढ़ती जा रही हैं। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो धीरे धीरे जो शिक्षक हैं और जो एमएलसी के जो मतदाता हैं वो अब निकलना शुरू कर दिए। हालांकि सुबह जो मतदान का जो सिलसिला था वो थोड़ा सा धीमे था, लेकिन अब जाकर के बढ़ी है। तो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रही है। और रही एमएलसी चुनाव को लेकर के तो यहाँ बीजेपी और सपा में खासा लड़ाई देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो निर्दल हो गए और 2 उम्मीदवारों के बीच कांग्रेस फंस गई थी। तो जिसके वजह से यहाँ जो एमएलसी का जो लड़ाई दिख रहा है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के आशुतोष सिन्हा के बीच में दिख। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, रामगोपाल आपका और साथ में शबाब आपका भी लखनऊ से जुड़ने के लिए। तो शबाब बता रहे थे अब तक का जो 12 बजे तक के अगर परसेंटेज कहे तो 20% तक का मतदान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त वक्त पर जानकारी देते रहेंगे। और आइए बात करते हैं किसानों के हल्ला बोल की। तो आज का दिन बहुत अहम है। एक तरफ 3 बजे का वक्त दिया गया है तो दूसरी तरफ एक बार फिर से दिल्ली की पुलिस और किसान आमने सामने देखने को मिले हैं। तो अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिससे इस आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है वहां आप अपडेट हो जाएंगे। तो देखिए किसान कैसे हंगामा कर रहे हैं। सरकार पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है ट्वीट के जरिए। चाहे राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, वो सरकार को घेर रहे हैं। और यहाँ पर अखिलेश यादव का कहना है कि किसानों के लिए संघर्ष करते रहेंगे।
तो सड़क पर किसान है और मंथन भी चल रहा है। जो 32 संगठन है किसानों के, उनके जो कुछ चुने हुए प्रतिनिधि आज केंद्रीय मंत्रियों से जिनको बातचीत करनी है, दोपहर 3 बजे का जो वक्त दिया गया है, तो उससे पहले मंथन चल रहा है। तो ये 4 तस्वीरें हैं जो आज किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ हलचल हो रही है वो सब एक साथ समेटकर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो अभी लगभग 1:15 का वक्त हुआ है और 3 बजे का वक्त दिया है किसानों को बातचीत के लिए। लेकिन उससे पहले एक बार फिर जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर थोड़ा टकराव की स्थिति देखने को मिली, जिसमें किसान और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गए थे। तो किसान कोई ठोस बातचीत के, कोई ठोस आदेश, कोई ठोस फैसले के पीछे हटने को तैयार नहीं है। छठा दिन है किसानों के आंदोलन का जो लगातार जारी है। ठंड बहुत है लेकिन रात के वक्त भी किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का मजमा लगा हुआ है और सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे बगैर किसी ठोस आश्वासन के। तो आज दोपहर 3 बजे जो 32 किसान संगठन है उनके साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अहम बैठक है। तो बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक है, जिसमें गृह मंत्री शामिल है, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो ये मसला है उसको सरकार भी गंभीरता से ले रही है। तो ये जो 3 तस्वीरें हैं वो होने वाली बैठक से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, क्योंकि पहली तस्वीर बता रही है कि जब 3 बजे का वक्त यहां पर दिया था तो इसमें भी किसानों के बीच में थोड़ा सा एक टकराव हो गया कि कुछ किसानों का कहना था कि भाई शांत बैठे जब तक बातचीत नहीं होती, वहीं कुछ किसान उग्र हो गए थे। अनुभवों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें। चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। तो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हजारों किसान जो इस वक्त दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वहीं पर उन्होंने एक बार फिर अपनी रात गुजारी। हालांकि जो हमने बताया थोड़ी देर पहले, जब सुबह के वक्त थोड़ा सा एक टकराव देखने को मिला तो ऐसा लगा कि किसानों में भी क्या एक राय नहीं है, क्योंकि कुछ किसान जहां 3 बजे तक की इंतजार की बात कर रहे थे, वहीं कुछ किसान पुलिस से भिड़ गए, बैरिकेडिंग को हटाने लगे, ट्रैक्टर के साथ जबरदस्ती दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। और ये 2 तस्वीरें हैं, देखिए जो ट्रैक्टर लेकर किसान आए हैं उस ट्रैक्टर को बैरिकेडिंग पर चढ़ा दिया और हंगामा करने लगे। हालांकि अब लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटे का वक्त है, लगभग 1.5 घंटे का वक्त है, कुछ मिनट थोड़ा ज्यादा है कि जब ये बातचीत होनी है और जो 32 अलग अलग किसानों के संगठन हैं उनमें से कुछ प्रतिनिधियों को चुना गया है जो जाएंगे, मंत्री से बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे क्या किसानों को करना है, क्या सरकार को करना है, क्या ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा या फिर किसान दिल्ली में ही दाखिल होंगे, वो सारी बातें बैठक के बाद ही तय हो सकती हैं। और इन सब के बीच जो विपक्षी दल है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर ही लगातार किसानों के हितैषी बने हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, किसानों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। तो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, अन्नदाता सड़कों में, मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। किसानों की मेहनत का हम सब पर कर्ज है, ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, ना कि उन्हें दुत्कार कर, लाठियां मारकर और आंसू गैस की गोले चलाकर। जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। तो ये ट्वीट है राहुल गांधी का जो उन्होंने सरकारों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में किया है। और अगला ट्वीट देखिए, अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, सपा के अध्यक्ष, वो लिखते हैं कि आय दोगुनी करने का जुमला देकर कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है वो हम खेती किसानी करने वाले अच्छे से जानते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह संघर्षरत हैं, जिससे एमएसपी, मंडी व कृषि की सुरक्षा करने वाली संरचना बनी रहे, बची रहे। भाजपा अब खत्म। तो ये ट्वीट अखिलेश यादव का। और इन सब के बीच में एक बड़ी खबर किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई आ रही। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान कर दिया है कि नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले 14A बॉर्डर पर प्रदर्शन करेंगे। तो ये एक और बड़ा ऐलान हो गया है। अब साफ तौर पर भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है 14A बॉर्डर, अब वहां प्रदर्शन करेंगे और हजारों की संख्या में किसान वहां पर पहुंचेंगे। तो दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर तैनात है और जेवर के रास्ते किसान अब वहां पर पहुंचेंगे। तो देखिए जरा, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इधर जब वो
गाजीपुर के रास्ते होकर गए, वहां से उनको रोका गया। तो अब ये रास्ता बदलकर जेवर की तरफ से दिल्ली बॉर्डर पर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय किसान यूनियन ने ये एक बड़ा ऐलान अब कर दिया है कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले 14A बॉर्डर पर अब वो प्रदर्शन करेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे की। तो मुख्यमंत्री योगी आज शाम 7:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां पर जो फिल्म सिटी बननी है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर बातचीत होगी। फिल्म जगत से जुड़ी हुई दिग्गज हस्तियों से और साथ ही उद्योगपतियों से भी यहां निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए बातचीत होगी। तो फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात है और जो एक और अहम बात है, जो एक और बड़ी गर्व की बात है, वह है कि बुधवार को यानी कि कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी जाएंगे, जहां पर लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बॉन्ड लिस्टिंग हुई है। तो यहाँ मुख्यमंत्री निवेशकों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर के निवेशकों, फिल्म सिटी के निवेशकों के साथ बैठक होगी। देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ ही बैठक होगी। तो राज्य में अगर निवेश लाना है तो उद्योगपतियों को इस विश्वास में लाना होगा, भरोसे में लाना होगा कि माहौल बेहतर है उत्तर प्रदेश में। हालांकि उसके लिए पहले इन्वेस्टर समिट हो चुका है, यही वजह कि निवेश लगातार आ रहा है। तो फिलहाल मुंबई दौरे में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। तो बुधवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए फिर रवाना हो जाएंगे, कल अपना दौरा पूरा करके। और आगे बढ़ते कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खबर बहराइच से है, जहां दबंगई देखने को मिली है कोतवाल नानपारा की। फरियाद लेकर आईटीबीपी के एक जवान यहां पर पहुंचे थे, लेकिन कोतवाल ने बगैर फरियाद सुने, बगैर कोई कार्रवाई के उल्टा उनको ही हवालात में बंद कर दिया। दरअसल आईटीबीपी जवान के घर में खिड़की लगानी है, जिस पर पड़ोसी बेवजह आपत्ति जता रहे हैं। एसडीएम के आदेश के बाद भी पड़ोसी नहीं मान रहे और इसी शिकायत के साथ जवान थाने तो पहुंचे, लेकिन कोतवाल ने सिवाय उसके कि कोई शिकायत सुनते, उस पर कार्रवाई करते, उल्टा जवान को ही जेल में बंद कर दिया। और जवान ने कोतवाल पर घूस लेकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। यानी कि सीधे सीधे आरोप यह है कि जो पक्ष है जिस पर आरोप लगा रहा है जवान, उसने कोतवाल को अच्छी खासी रकम दी है, जिसके चलते ये उल्टी कार्रवाई की जा रही है। जवान को ही सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और अगली खबर फतेहपुर से है, जहां कल देर रात रेप पीड़िता के अपहरण से हड़कंप मच गया। जो पीड़ित है उनके भाई का कहना है कि 3 बदमाश कार में सवार होकर आए थे और उनकी बहन का अपहरण कर लिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि एसपी कह रहे हैं कि 4 साल पहले भी पीड़िता के पिता ने इसी आरोपी पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन जब बाद में पीड़िता मिली, लड़की मिली, तो उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी। बहरहाल इस बार मामला क्या है, इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। हम लोग अपने खेत पे मतलब काम कर रहे थे, तभी हमारी बहन शौच के लिए गई तो उधर से एक टवेरा गाड़ी आई और वो शौच करके वापस आ रही थी। तो उसने टवेरा गाड़ी में 4-5 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उतरा तो और उसको मतलब पकड़ के टवेरा गाड़ी में बैठा लिए। कुलदीप राजपूत और राम बाबू सोहन, मीना देवी आज लोग उसमें मौजूद थे। फिर क्या हुआ? फिर उसमें हम लोग जब देखे तो मतलब दौड़ के गए। उसके बाद में वो लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। इसके बाद में मारने की धमकी भी दे दिया और वो लोग भाग गए। आपने पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को सूचना हमने दिया था और इसके पहले से भी मतलब उस पर केस चल रहा है। जनपद फतेहपुर थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति ने यह तहरीर दी है कि उसकी पुत्री का अपहरण कुलदीप लोधी ने अपने भाई भाभी व अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर कर लिया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उल्लेखनीय है तो यूपी